नमस्कार साथियों, यूपीएससी मास्टर की आर्ट एंड कल्चर एमसीक्यू श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। यह श्रृंखला का दूसरा एपिसोड है। से सभी एपिसोड देखने के लिए आप प्लेलिस्ट विजिट करें, जिनके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। इस एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना। अनअकैडमी पर 20 से 22 नवंबर तक 3 दिन का इवेंट जो है वो ब्यूरोक्रेट्स, टॉपर्स और एजुकेटर्स लेने वाले हैं, जो आपकी विभिन्न समस्याओं का समाधान करेंगे। आप इनरोल्ड हो सकते हैं। 24 नवंबर से नया बैच स्टार्ट है। हिंदी, इंग्लिश और बाइलिंगुअल सभी माध्यमों में होता है। आप ज्वाइन हो सकते हैं। और अगर आप एक साथ फीस देने की स्थिति में नहीं हैं तो आप लोन भी करवा सकते हैं। सारे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। आप जाकर विजिट करें अधिक जानकारी के लिए। आप फीस में 10% ऑफ भी ले सकते हैं। उसके लिए आपको यूपीएससी मास्टर रेफरल कोड का ही प्रयोग करना है। एवरी संडे अनअकैडमी पर यूपीएससी कॉम्बोट नाम से एक एग्ज़ाम होता है। आप वहां इनरोल्ड हो सकते हैं। यहां इनरोल्ड होने के लिए आपको यूपीएससी मास्टर इनविटेशन कोड जो है वो लगाना है। इस एपिसोड का पहला प्रश्न है, मौर्यकालीन वास्तुकला के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? कथन 1, मेगास्थनीज ने मौर्य राजधानी पाटलिपुत्र में बने लकड़ी के भवनों का उल्लेख किया है। कथन 2 देखिए, मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र स्थित मौर्य राजप्रसाद की भव्यता की तुलना ईरान की राजधानी में बने राजप्रसाद से की है। सी, चंद्रगुप्त मौर्य ने आजीविकों के लिए बराबर की गुफाएं बनवाई। या फिर डी, छल्लेदार कुएं का सबसे पहला प्रमाण मौर्य काल में गंगा घाटी से प्राप्त हुआ है। चलिए व्याख्या को देख लेते हैं। देखिए, बराबर की जो गुफा है उनका निर्माण मौर्य सम्राट अशोक ने करवाया था, जबकि यहाँ बताया गया है चंद्रगुप्त मौर्य ने, तो मतलब ये वाला कथन आपका गलत है। बराबर की गुफाओं में हम देखते हैं लोमहर्ष ऋषि, सुदामा, कर्ण चौपड़ और विश्व झोंपड़ी की जो गुफाएं हैं वो फेमस हैं और काफ़ी चर्चित हैं। यही एग्जाम में पूछी जाती हैं। बाकी हम देखें, पहला ये भी बिल्कुल सही है। मेगास्थनीज ने जो अपनी पुस्तक है इंडिका में लिखा है कि भाई यहाँ लकड़ी के बहुत सुंदर मकान बनवाए हुए हैं, और जो उसका राजा प्रसाद था जहाँ वो बैठकर न्याय किया करता था, उसकी तुलना ईरान की राजधानी में बने राजप्रसाद से की है। और छल्लेदार कुएं का जो सबसे पहला जो एविडेंस है वो मौर्य काल में गंगा घाटी से प्राप्त हुआ है। ए, बी, डी ठीक है, सी गलत है। यही आपको छांटना था प्रश्न में। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता मौर्यकालीन बुद्ध स्तूप की सही व्याख्या नहीं करती है? ए, स्तूप अंत्येष्टि के लिए बनाए गए महिमा मंडित, सज्जित और परिवर्धित टीले हैं। या फिर 2 देखिए, स्तूपों में बुद्ध की हड्डियां, दांत, केस इत्यादि अवशेषों को प्रतिष्ठापित किया गया है। सी, स्तूप का उपयोग ध्यान स्थल के रूप में किया जाता है। और डी, स्तूप का ढांचा एकाश्म पत्थर द्वारा निर्मित किया जाता है। चलिए देख लेते हैं। देखिए, स्तूप जो होता है एक ये थुए जैसी संरचना होती है, इस टाइप की जो आप देख रहे हैं। अर्धगोलाकार गुंबद वाला बौद्ध स्तूप जो है वो हम कह सकते हैं कि मौर्यकालीन वास्तुकला का महत्वपूर्ण उदाहरण है। स्तूप जो है अंत्येष्टि के लिए बनाए गए महिमा मंडित, सज्जित और परिवर्तित टीले हुआ करते हैं। जब बुद्ध जो है अब संदेश दिया करते थे और इनके चेले चपट्टे आनंद इनके साथ रहा करते थे, तो ये आनंद से कहा करते थे कि जब मैं मर जाऊं तो मेरे लिए स्तूप बनवाना। स्तूप की बात क्या करते थे। हालांकि ऐसा नहीं है कि महात्मा बुद्ध ने ही स्तूप का उल्लेख किया है। ऋग्वेद में स्तूप का पहली बार उल्लेख मिलता है और वहाँ जो अग्नि की जो ज्वाला है उसे स्तूप कहा गया है। देखिए, जब बुद्ध की मृत्यु हो गई तो बुद्ध की अस्थियों को, जैसे दांत, केस इत्यादि को जो है इनमें यहाँ डाल दिया गया, जो हर्मिका बनी होती है यहाँ पर। तो ये भी बिल्कुल सही है आपका। और इन स्तूप का जो उपयोग है वो ध्यान के तौर पर किया जाता है। ठीक है, मतलब पहला ठीक है, दूसरा भी ठीक है, और ध्यान स्थल के रूप में इनका प्रयोग किया था, बिल्कुल ठीक है। चौथा देख लीजिए, स्तूप का जो निर्माण है वो एकाश्म पत्थर से किया जाता है। एकाश्म पत्थर क्या होता है बच्चों? जैसे पहाड़ को काटकर कुछ भी संरचना दे दी। जैसे आप देखते हैं मौर्यकालीन जो मूर्तियाँ बनी हैं, अभिलेख बने, वो पहाड़ को काटकर बना दिया गया है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं एकाश्म। पर जोड़ जोड़ कर अगर चीज़ें बनाई जाएँ तो उसको एकाश्म नहीं बोलते हैं। तो स्तूप का जो निर्माण है वो ईंट से या उसके चारों तरफ जो है लकड़ियाँ वकड़ियाँ या पत्थर वत्थर डाल के सब बनाया जाता है, एकाश्म पत्थर से नहीं होता। तो यही आपका गलत है और यही आपको प्रश्न में छांटना था। चलिए
आ जाइए प्रश्न नंबर 3 की तरफ। दीदारगंज से प्राप्त यक्षिणी की मूर्ति का संबंध निम्नलिखित में से किस काल से है? ए हड़प्पा काल, बी वैदिक काल, सी उत्तर वैदिक काल या फिर डी मौर्य काल। चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर दीदारगंज से जो प्राप्त हुई है, जिसको यक्षिणी की मूर्ति बोलते हैं, उसका संबंध मौर्य काल से है। इस मूर्ति का सुंदर कारीगरी की शुद्धता और इस तथ्य में है कि यह एक समूचे पत्थर से बनाई गई है, मतलब एक आसम पत्थर पर है। मौर्यकालीन स्तंभों के समान इस मूर्ति पर भी जबरदस्त चमक है, जिसे जो है इतिहासकारों ने मौर्यन पॉलिश भी कहा है। तो आपको छांटना था और यहाँ से डी आपको सिलेक्ट कर लेना था। देखते हैं अंतिम प्रश्न। हड़प्पाई शिल्पकला के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? कथन 1, हड़प्पाई शिलों पर भैंस, बाघ, बकरी, हाथी के साथ साथ लघु शिलालेख भी उकेरे गए हैं। और दूसरा देखिए, सिंधु सभ्यता के स्थलों से भारी संख्या में आग की पकी मिट्टी की बनी मूर्तियां मिली हैं। और तीसरा देख लीजिए, हड़प्पाई लोग हाथों से बने मृदभांड बनाते थे क्योंकि वे कुम्हार की चाक से परिचित नहीं थे। चौथा देख लीजिए, हड़प्पा सभ्यता के मृदभांडों पर विभिन्न रंगों की चित्रकारी देखने को मिली है। चलिए व्याख्या को देख लेते हैं। देखो, अगर हम बात करें हड़प्पाई शिलों की, तो वहाँ पशु पक्षियाँ बने होते थे, भैंस, बाघ, बकरी, हाथी, शेर। शेर जो है सिंधु क्षेत्र वाली मोहरों से मिले हैं। गाय नहीं मिली है, गाय। तो आपको ध्यान रखना। इसके अलावा कुछ लघु शिलालेख भी थे या लघु लेख जिनको बोल सकते हैं, पर वो पढ़े नहीं गए हैं क्योंकि हड़प्पाई लिपि अभी तक अपठित है, मतलब ये आपका सही है। और हड़प्पा स्थलों से भारी संख्या में मर्ण मूर्तियाँ मिली हैं जो चिकोटी विधि से बनाई गई थी, भी बिल्कुल ठीक है। तो तीसरा देखिए, हाथों से मृदभांड बनाते थे। जी नहीं, इनको पहिए का ज्ञान था। इतनी विकसित सभ्यता और आप कहें कि ये हाथों से बर्तन बनाते थे तो कॉमन सेंस भी था, तो ये आपका गलत है। और यहाँ विभिन्न रंगों की चित्रकारी हमें देखने को मिलती है। ये लाल काले जो मृदभांड थे उनको बनाया करते थे। लाल काले का मतलब ये है कि जैसे ये मृदभांड है आप सामने देख रहे हैं, इसका जो बेस होता था वो लाल रंग से हुआ करता था, और बच्चों इस पर जो चित्रकारी हो जाती थी वो ब्लैक कलर से हो जा करती थी। तो ये यहाँ के उदाहरण देखने को मिलते हैं। तो आपको गलत छांटना था, मतलब सी आपका बिल्कुल यहाँ से सही उत्तर है। उम्मीद है कुछ रोचक रही होगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्विज में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, महाशक्ति भारत।